नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है प्यारे बच्चों, दैट इज दिस कंपाउंड की रिएक्शन जब जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराई जाती है। तो आइए, ये कंपाउंड हमने बना दिया आपके सामने, ये आपके सामने कार्बोनाइल ग्रुप और ये है आपके सामने इथाइल यहां लगाया। तो सुनो ध्यान से, जब ये एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराई जाती है, तो आप यहां देख सकते हैं कि जब ये आपके सामने हो सकता है या तो एल्डिहाइड या तो आपके सामने हो सकता है कीटोन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराई जाती है तो उसका कार्बोनाइल ग्रुप आपके मिथाइलिन ग्रुप में बदल जाता है। दिस इज द मिथाइलिन, ये मिथाइलिन ग्रुप में बदल गया। एंड प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम काम वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से भी किया जा सकता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोजन NH2NH2, तो पहले आपके सामने यहां बनता है हाइड्राजोन एंड फॉलोड बाय KOH। इथाइलिन ग्लाइकोल इज ए हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एंड हीट करते हैं तो CO ग्रुप आपका किसमें बन जाता है, CH2 में, और साथ में आपको ये N2 गैस भी मिलता है जिसे बोलते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। लेकिन यहां पर अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो उसने क्लेमेंसन रिडक्शन लिया है, तो हमने ले लिया यहां पर प्यारे बच्चों दिस इज द जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, दिस इज कॉल्ड एज ए क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है यहां देख सकते हैं आप, ये CO किस में चला गया, CH2 में चला गया। नाउ आगे बात करते हैं तो उसने लिया है आपके सामने दैट इज Cr2O3 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम वेनेडियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना Al2O3 लेते हैं एट 773 केल्विन, तो एरोमेटाइजेशन होता है। अगर आपके सामने 6 कार्बन का एल्केन नॉर्मल हेक्सेन या उससे ज्यादा कार्बन का होता है तो वो एरोमेटाइज होकर बेंजीन या फिर अगर ज्यादा कार्बन है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाते हैं। अब अगर हम यहां पे काउंट करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का बेंजीन बना दीजिए। आपने यहां पे बना दिया बेंजीन, ये 6 कार्बन का आपने बेंजीन बना दिया और आपके सामने ये 2 कार्बन बच गया, कहीं पर भी लगा दीजिए, ये बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, आपके सामने बन गया इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपके सामने आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1। तो जो अभी मैंने आपको बोला ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने क्या है, दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन। इसकी रिएक्शन क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, Cr2O3 B2O5 MO2O3 सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना दैट इज Al2O3। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया आपके सामने, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 1। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने एलिमिनेशन से लिया गया होगा, आसानी से आपने कर लिया होगा कि जब हम प्यारे बच्चों इधर आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज द CH3 और यहां पर है OH, इसके रिएक्शन जब हम कराते हैं 20% H3PO4 एंड 358 केल्विन के साथ इट इज अ सोर्स ऑफ H+, इट इज ए सोर्स ऑफ H+ और इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन होकर प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 और यहां बन गया OH2+। ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया, H2O ये बाहर निकल गया और बन गया देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आपके सामने यहां आ गया CH3, यहां चार्ज आ गया आपके सामने पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म जो आपके सामने यहां चलेगी वो चलेगी प्यारे बच्चों E1, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अब हीट किया है तो प्यारे बच्चों जिस कार्बन पर केटायन बने उसे अल्फा मानो, दिस इज कॉल्ड β1, ये भी β1 ये भी β1, दोनों सेम है और इसे बोल देना आपके सामने β2। ये दोनों सेम है इसलिए β1 बोला, चाहे इधर से जो भी प्रोडक्ट बनाओ सेम बनेगा, लेकिन हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना,
हमने यहां से H प्लस निकाला, H प्लस निकाला तो अगर आपने बीटा 1 से निकाला, अगर आपने बीटा 1 से निकाला तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों CH3, यहां से अगर आपने H निकाल दिया तो आपके सामने यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और अगर आपने बीटा 2 से निकाला तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पे बन जाएगा आपके सामने दैट इज द डबल बॉन्ड। यहां से H निकलेगा तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो दो प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट बना बीटा 1 के कारण, ये प्रोडक्ट बना बीटा 2 के कारण। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो अगर आप देख सकते हैं तो इसके पास यहां पर 2, यहां पर 2 4 और यहां पर 3 7 अल्फा H है, इसके पास 7 अल्फा H है, आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो इसके पास 2 और 2 4 ही अल्फा H है। दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपके सामने मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो जो ए आपके सामने बन रहा है उसके हिसाब से ये ऑप्शन आपका कट हो गया एंड ये वाला भी ऑप्शन आपके सामने कट हो गया। तो ए आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। चलो साहब, नाउ अगर हम बात करते हैं अब दूसरे वाले रिएक्शन की, तो आप यहां पर ये आपके सामने है CH3 एंड Cl और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है CH3 का होल थ्राइस, बहुत ध्यान सुना, CH3 और यहां पर प्यारे बच्चों O माइनस K प्लस पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड प्यारे बच्चों दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। मैकेनिज्म यहां पर चलेगी वो E2 चलेगी और प्यारे बच्चों ये अटैक वहां से करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है वो अल्फा है, ये वाले को बोल दिया मैंने मान लो बीटा 1, ये भी बीटा 1, इधर भी बीटा 1 है और ये वाला हो गया आपके सामने बीटा 2। तो प्यारे बच्चों ये अटैक वहां करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो इसका मेनली अटैक जो होगा वो बीटा 2 से H ले जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, यहां से अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा 2 से H निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, दैट इज अ डबल बॉन्ड। और आपके सामने ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है बीटा 2 के कारण। और दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने जो बनेगा वो बीटा 1 के कारण। तो आपके सामने वो प्रोडक्ट प्यारे बच्चों ये बनेगा, इधर ध्यान सुनना, अगर बीटा 1 से H ले जाता है तो प्रोडक्ट आपके सामने ये बना। लेकिन चूंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है, ज्यादा से ज्यादा वो बीटा 2 पर अप्रोच करेगा, इसलिए इस बार इसका मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बीटा 2 के कारण बनेगा और ये बीटा 1 वाला प्रोडक्ट जो है यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखेंगे तो आपके सामने आंसर हो रहा है 3rd। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको किया होगा। चलिए साहब, नाउ तो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है तो वो वहां अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। बीटा 2 वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बीटा 1 की तुलना में कम है। चलिए साहब, नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय ज़ेल्डाल्स मेथड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर हम यहां से बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ज़ेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एस्टिमेशन करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया करते हैं और उसके लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है जिससे वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा तो हम ज़ेल्डाल मेथड से उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। और फिर अमोनियम सल्फेट जो बना है उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया मिलता है, जिस अमोनिया को हम फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा टाइट्रेशन करके हम फाइनल प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, लेकिन वो मिला किससे, अमोनियम सल्फेट से। तो ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो गिवन कंडीशन में जो ज़ेल्डाल मेथड में उपयोग किए जाते हैं, अगर वह
अमोनियम सल्फेट में नहीं चेंज होते हैं तो वो जल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। स्टेटमेंट एनसीईआरटी से है, जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, इन एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, एजॉक्सी भी इसमें आ जाएगा, एजो परऑक्सी एजॉक्सी प्रेजेंट इन रिंग, जैसे पैराडीन हो गया आपके सामने, क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया। जब आप नेप्थलीन से एक कार्बन हटा के यहां पे नाइट्रोजन लगाते हैं तो उसे क्विनोलिन बोलते हैं, अगर उसके बगल वाले में लगाते हैं तो इसे आइसोक्विनोलिन बोलते हैं। तो क्या हो गया, एज नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन, गिवन जल्डाल मेथड से कंडीशन में ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं हम लोग आंसर, ये क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम, एजो वाला आ गया, नहीं साहब ये नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जल्डाल मेथड, ये नहीं होगा। नाइट्रोजन इन द रिंग नहीं होगा, नाइट्रो ग्रुप नहीं होता है, ये वाला आपके सामने हो जाएगा। यस, दिस इज द अमाइन, ये अमाइन ग्रुप हो जाएगा। ये एजो वाले, एजो कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम, या फिर आपके सामने पैराडीन हो गया, नाइट्रोजन इन द रिंग, या नाइट्रो कंपाउंड, जो कि आपके सामने बने हुए हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल हम इसी को इन चारों ऑप्शन में जल्डाल मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाता है प्यारे बच्चों, दिस इज द बेंजोइल परऑक्साइड एंड HBr। तो यहां पर बात करें तो यहां पर दिस इज द परऑक्साइड इफेक्ट, यहां पे आपका लगेगा परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी MK एडिशन, खरास इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए खरास इफेक्ट। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, तो यहां से जो बाहर निकलेगा वो बाहर निकलेगा Br रेडिकल, चेन इनिशिएशन स्टेप से बाहर निकलता Br रेडिकल जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करें तो प्यारे बच्चों अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो Br रेडिकल, अगर हम मैकेनिज्म से बात करते हैं तो उस कार्बन पर अटैक कराओ, सीधे रटने की बात ना करो, उस कार्बन पर अटैक कराओ जिसके बाजू में बनने वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो बताओ A और B, A और B कहां पर अटैक कराना पसंद करोगे? तो बताओ अगर B पर अटैक कराओगे तो A पर जो रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, A पर अटैक कराओगे तो जो B पर रेडिकल बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा। तो इसका अटैक कहां पे कराना है आपको प्यारे बच्चों, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो और इसका अटैक कराओगे आप यहां पर। तो जो आपके सामने, और जब यहां Br होगा तो यहां पर H लग जाएगा। नाउ आपके सामने प्यारे बच्चों जो बनकर आ रहा है, यहां पे आ गया Br और यहां पर भी लग गया आपके सामने Br। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है कि हेलोजन वहां लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करेगा, हेलोजन वहां लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन आप तो सीधे किससे जाओ, मैकेनिज्म से जाओ, Br रेडिकल आएगा और उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके बाजू में बनने वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, यहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा एंड अगले स्टेप में फिर HBr के साथ रिएक्शन करके यहां H लग जाएगा और Br रेडिकल हमको मिल जाएगा जो वापस से चेन प्रोपोगेशन स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है ठीक है साहब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। नाउ उसने ले लिया आपके सामने COF2, कोबाल्ट का फ्लोराइड, दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फ्लोराइड बनाने का मेथड है। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज, यहां पर आपके सामने है Br और यहां पे आपके सामने लग जाएगा F। तो आंसर आपके सामने आप देख सकते हो, दैट इज द आंसर इज द 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में बच्चे को याद रहता है AgF, एकदम रटा रहता है कि यहाँ AgF AgF AgF, लेकिन इसके अलावा भी प्यारे बच्चों मेटालिक फ्लोराइड हम AgF के अलावा Hg2F2, COF2 या SbF3 भी ले सकते हैं। देखो जे मेंस ने क्या उठा लिया, COF2 उठा लिया, COF2 उठा लिया, कोबाल्ट का फ्लोराइड। तो हम यहाँ सिल्वर के, मरकरी के, कोबाल्ट के, एंटीमनी के भी फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें से कोई भी वो लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, हमेशा AgF याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द 4th। चलिए साहब, एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which do या does not show stereoisomerism, इसकी बात आपके सामने करी जा रही है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, इसके ऑप्शन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है, मान लो हमने आपके सामने लिख दिया दिस इज द 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपके सामने आंसर दे दिया है। तो आपको उसका जवाब देना है। कैसे जवाब देना है, ध्यान सुनना। तो इन मॉलिक्यूल को अगर हमने उठाया, आपके सामने यहां बना लिया, यहां उठा लिया। अब बताओ प्यारे बच्चों, 3 इथाइल हेक्स 3 देखो दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 हेक्स, 1 2 3 3 हो गया, तो 3 पर इथाइल हेक्स 3 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 3 और 4 पर डाइमिथाइल है एंड दिस इज द हेक्स 3। उसके बाद 3 मिथाइल हेक्स 1 दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 दिस इज 1 2 3 पर मिथाइल, दिस इज द हेक्स 1 एंड 4 मिथाइल हेक्स 1 तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पर मिथाइल है एंड दिस इज द हेक्स 1। क्वेश्चन पूछा है आपके सामने कि which do not or does not show stereoisomerism। तो अगर हम बात करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म की, स्टीरियोआइसोमेरिज्म की अगर हम आपसे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा है आपके सामने ऑप्टिकल आइसोमर। आइए बात करते हैं। अगर हमने देखा तो बताओ ये C2H5 और ये देखो CH3 CH2, ये भी क्या है C2H5, दोनों सेम हो गए। प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा और इसमें कोई कैरलिटी सेंटर नहीं नजर आ रही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा। दूसरे को देखेंगे तो यहां पे C2H5, यहां CH3 sp2 कार्बन से अलग ग्रुप है, यहां पर CH3 और C2H5 ये भी ग्रुप आपके सामने अलग है, अलग अलग। यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा लेकिन इसमें कोई कैरलिटी सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां की अगर हम बात कर सकते हैं तो ये दोनों ग्रुप क्या हो चुके हैं बेटा, सेम हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराउंड ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप आर एटम। लेकिन यहां पर आपके सामने देख सकते हो ये कैरलिटी सेंटर नजर आ रही है और कैरलिटी सेंटर नजर आने के कारण यस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर फिर देखिए डबल बॉन्डेड से ये दोनों ग्रुप सेम हो चुके हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये कैरलिटी सेंटर नजर आ रहा है, यानी चारों ग्रुप sp3 कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ना ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ना ही वो ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो है दिस इज द, ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना ही ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये आपके सामने स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा। और क्वेश्चन पूछा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक ही मॉलिक्यूल है और अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो आंसर आपके सामने क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट। अगर कोई ऐसे पूछ लेता कि इनमें से कौन, तो भी आंसर फर्स्ट जाता। अगर उसने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहे हैं तो आंसर कितना हो गया, 1। और आपने इन सब में देख लिया कुछ भी, कोई भी एक शो करेगा, चाहे GI चाहे OI चाहे बोथ, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से डिस्कशन को देखा है, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही है और आप अपने एग्जाम के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत ही समीप आ चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका रिवीजन। आप उन पॉइंट्स को या उन चैप्टर्स को पहले फाइंड आउट कर लें जो आपको रिवीजन ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो इंपॉर्टेंट है या आप भूल जाते हैं उनको लिख लें, किसी डायरी पर लिख लें, उनको रिकॉल कर लें, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको लिख लें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, कुछ नया ना पढ़ें, जो पढ़े हैं उनको रिवाइज करें और अपने मन को पॉजिटिव रखें, आप अच्छा करके आएंगे। तो बस ईश्वर से यही कामना है कि आपने जो किया है अच्छा किया है और उसका आपको अच्छा फल मिले और आप अपने गोल को प्राप्त करें एज ए डॉक्टर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर की तरफ से मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।